बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सयाहों के बेपनाह रश के बायस तफरीही मुकाम मरी को बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से अपील की गई है कि अब मजीद कोई सयाह मरी का रुख न करे। इंतजामिया के मुताबिक 1.5 लाख गाड़ियाँ इस्लामाबाद के रास्ते मरी पहुँच चुकी हैं। मरी में मुसलसल शदीद बर्फबारी के बायस हंगामी सूरत हाल का सामना है। सयाहों के बेपनाह रश के बायस सयाह गाड़ियों में महसूर हैं, जबकि ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। रावलपिंडी इंतजामिया ने मरी जाने वाले रास्तों को बंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरी और गलियात में सयाहों का बेपनाह रश है। वज़ीर दाखिला ने सयाहों से अपील की है कि वो फिलहाल मरी न आए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सुधीर अब्बासी से। सुधीर, बताइएगा इस वक्त मरी का मौसम कैसा है, सयाहों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है और उन्हें किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊं कि आज सुबह से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है और दिन भर स्याहों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ मलका कोसार मरी का रुख किया है। और आपको बता चलूं कि इस वक्त मरी की तमाम जो रोड्स हैं वहाँ पर सयाह जो है वो गाड़ियों में महसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए मुल्क भर से जो सयाह वो इस वक्त रात गए तक यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो ही एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर इनको रोकने की हदायत जारी की, उसके बाद यहाँ दाखिला बंद हुआ। लेकिन आपको चलूं कि मुसलसल बर्फबारी के बायस फिसलन से गाड़ियां फंस गई हैं। इस वक्त अपर जिगरी रोड जो मार रोड की तरफ रास्ता जा रहा है, इस पर ज्यादातर गाड़ियां फंसी हुई हैं और इनमें सयाह महसूर होकर रह गए हैं, जबकि काट रोड, कुल्डना रोड, जिगरली रोड, लोटोपा रोड, इन रोड्स पर भी ज्यादातर सयाहों की गाड़ियां फंसी हैं। और इंतजामिया की जानिब से इन तमाम गाड़ियों से सयाहों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त मरी के जितने मुतलका अदारे हैं, महकमा हाईवे मशीनरी है, रेस्क्यू 1112 और दीगर जितने अदारे हैं वो हरकत में आए हुए हैं और सयाहों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राना शमीम तौहीन अदालत केस की, जिसमें नया मोड़ आ चुका है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं कि उन्होंने तो किसी पर इल्जाम लगाया ही नहीं। सहाफी अंसार अब्बासी ने कहा, गलत खबर है तो हलफनामा सामने लाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत आज़ादी इजहार राय का एहतराम करती है। अखबार के मालिक मीर शकीर रहमान के पेश न होने पर फर्द जुर्म 20 जनवरी तक मौखर कर दी गई। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से हुसैन अहमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मीर शकील रहमान कोरोना के बायस फैमिली के साथ क्वारंटीन होने की वजह से अदालत में पेश न हो सके, जिसके बाद फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर कर दी गई। सहाफी अंसार अब्बासी ने अदालत को बताया कि तहरीरी हुक्मनामे में कुछ बातें हैं जो हमने नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है और सबसे ज्यादा साइल के हकूक की मुहाफिज है। अंसार अब्बासी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि बयान हल्फी झूठा या सच्चा है। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अगर बयान हल्फी झूठा हो फिर भी छाप देंगे। अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि राना शमीम की हद तक ये मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस बनता है, सहाफियों के खिलाफ नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले कि एक कसूरवार या बेकसूर का ट्रायल किसी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए। अब्दुल लतीफ आफरीदी ने कहा कि तौहीन अदालत से मुतालिक अदालती कार्रवाई को खत्म किया जाए। राना शमीम ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, केस अदालत में है, कोर्ट में ही देखेंगे। कोर्ट में केस है, कोर्ट में पेंडिंग है, मैं उस बात पे कुछ बात नहीं कर रहा, मेरे वकील से बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत केस की मजीद समाअत 20 जनवरी को करेगी। जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़ रहे हैं या नहीं, रातों रात ये सवाल सियासी हलकों में गर्दिश करने लगा है। जहांगीर तरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? पीटीआई रहनुमा से ये सवाल किसने पूछा और उनका क्या जवाब था, आइए जानते हैं। ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी सियासी रहनुमाओं का बड़ा इज्तिमा बन गया। शादी में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन भी आए, जहां उनकी मुलाकात नून लीगी रहनुमाओं से हुई। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। सहाफी के सवाल पर कि क्या आपके जहाज का रुख नून लीग की जानिब भी हो सकता है, जहांगीर तरीन ने कहा कि जहाज तो किसी तरफ भी जा सकता है। जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा। ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। बात यह है कि आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे,
इसलिए शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन ने ख्वाजा साद रफीक को भाई करार देते हुए कहा, नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। तकरीब में राजा रियाज भी शरीक हुए। उधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहा, कानून वाज़ेह है, हक़ाइक़ छुपाने, चोरी करने और झूठ बोलने वाला आईनी, हुकूमती और सियासी ओहदा नहीं रख सकता। जब नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वज़ीर आज़म पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान नियाज़ी पर क्यों नहीं? उन्होंने मुतालबा किया कि पीटीआई के खिलाफ केस रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। दुनिया के अमीर ममालिक अपनी अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं और उनकी धाक बिठाने के लिए पर तोल रहे हैं। इस समत में चीन ने पहल भी कर दी है। चीन के मरकजी बैंक ने अपनी करेंसी जारी कर दी, जिसका नाम डिजिटल युआन रखा गया है। अमेरिका का मरकजी बैंक भी डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने के लिए कोशिशों में है। सुपर पावर डिजिटल डॉलर मार्केट में लाने के लिए कोशां है। वर्चुअल दुनिया की एक ताकत फेसबुक सार्फिन के लिए डिजिटल करेंसी मुतारिफ करा चुका है। फेसबुक की लिब्रा करेंसी किसी भी वक्त दुनिया में डिजिटल इनकलाब बर्पा कर सकती है। इंडिया ने क्रिप्टो करेंसियों पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन मरकजी बैंक डिजिटल करेंसी लक्ष्मी के बारे में संजीदगी से सोच रहा है। चीनी ड्रैगन ने इंडियन लक्ष्मी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। माहिरीन के मुताबिक करेंसी की दुनिया के बेताज बादशाह डॉलर पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम आपको ये बता रहे थे कि दुनिया के कौन कौन से ममालिक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो नए दौर की डिजिटल करेंसी है। ये बैंकों से आजाद यूनिवर्सल करेंसी है जो दुनिया में तेजी से फरोग पा रही है। ये करेंसी है क्या, आइए आपको बताते हैं। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है जो कई करेंसियों का मजमुआ है। बैंकों का किरदार कम करने के लिए डिजिटल करेंसी को मुतारिफ करा दिया गया। क्रिप्टो करेंसी को कागज या धात से नहीं बनाया जाता, बल्कि इसकी तख्लीक में जो टेक्नोलॉजी कार्य फरमा है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन इसी तरह है जिस तरह करेंसी बैंक अकाउंट होता है। ब्लॉकचेन आदत शुमार का एक जुड़ा हुआ फ्रेमवर्क है जिसको ब्लॉक्स कहा जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर रियल एस्टेट में सरमायाकारी तक अब डिजिटल करेंसी के जरिए रुझान बढ़ रहा है। बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसी सरहदों से आजाद दुनिया के तमाम लोगों की एक यूनिवर्सल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही बंद किया जा सकता है। पाकिस्तान अभी तक क्रिप्टो करेंसी के कानूनी होने और इसके मुतालिक कानून मुरतब करने में बहुत पीछे है। स्टेट बैंक के कानून के मुताबिक डिजिटल करेंसी में तिजारत और सरमायाकारी ममनू है। स्टेट बैंक ने 2018 में डिजिटल करेंसी में लेन देन करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद पाकिस्तान में कई नौजवान इसमें सरमायाकारी करके रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। बर्मिंघम में कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राबिता कमेटी ने यौम हक़ खुद इरादियत की मुनासबत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। मेंबरान का कहना था बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर कॉज के लिए काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। आबिद काज़मी की रिपोर्ट में जानिए। बर्मिंघम में कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी ने यौम हक़ खुद इरादियत की मुनासबत से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें कमेटी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। मेंबरान का कहना था कि हम पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भरपूर तायद करते हैं कि कश्मीर का मसला हल न होने से साउथ एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। बरतानिया में मौजूद कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में हालिया इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और शिमला मुआहदे की सख्त खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को भारतीय वज़ीर आज़म के इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। कमेटी के अरकान का मजीद कहना था कि कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील करती है कि वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालम को बंद करवाएं और हुकूमत पाकिस्तान भी मौजूदा हालात के पेश नज़र अपनी कश्मीर पॉलिसी को नए सिरे से तरतीब दे। कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी बरतानिया की तमाम सियासी और मजहबी जमातों का एक प्लेटफार्म है जो पिछले 3 दहाइयों से आलमी सतह पर तारीख आज़ादी कश्मीर की एक तवाना आवाज़ है। इस प्लेटफार्म से हमेशा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के जुल्म व सितम को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए आवाज़ बुलंद की गई है। 26 जनवरी के दिन इंडियन कौंसलेट बर्मिंघम, इंडियन हाई कमीशन लंदन हो या यूरोप बार के जितने भी सफारतखाने हो, उन के बारे एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और 5 फरवरी को मसाजिद के बाहर
खड़े होकर कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी के प्लेटफार्म से मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा और साथ साथ जो भी कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम करेगी राब्ता कमेटी उसमें भरपूर शरीक भी होगी और उसको भरपूर सपोर्ट भी करेगी। और ये हम कहना चाहते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में कमिट कर रही है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। शुक्रगुजार हूँ जनाब कुल जमाती राब्ता कमेटी के सदर जनाब चौधरी शहनवाज साहब का, जिन्होंने आज तमाम दोस्त अहबाब कुल जमात मुख्तलिफ जमात के दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, तमाम दोस्त अहबाब को दावत दी। मैं ये समझता हूँ जो RRS के गुंडे हैं, जिस तरह आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे नौजवान हैं 20 साल के 18 साल के 19 साल के, उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। हम आज के हवाले से इक़वाम मुत्तहिदा से यही मुतालबा करते हैं कि आपने जो कश्मीरियों के हक़ के खुरादियत के बारे में करारदाद मंजूर की थी उसकी पासदारी करें और कश्मीरियों को उस करारदाद पर जो है ना अमल दरामद कराएं और उनका हक़ दिलाएं। 70 साल गुजरने के बावजूद आज तक UNO और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो कश्मीरियों का उनका पैदाइशी हक़ दिलाने में नाकाम रहे हैं। हम UNO को, अक़वाम मुत्तहिदा को और तमाम महज़्ज़ब दुनिया को, हम सिविल सोसाइटी को ये याद दहानी कराना चाहते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो वादा किया गया है उसके हक़ के लिए आप आवाज़ बुलंद करें। इस वक्त लोग अगर शहादत दे रहे हैं वो वही लोग हैं शहादत दे रहे हैं जो पाकिस्तान के नाम लेकर लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, जो भी तरीके हैं हमारे पास जो हिंदुस्तान ने छोड़ा है वैसे उन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, मगर जो भी हम कोशिश करते हैं इट इज़ फॉर द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड इन द नेम ऑफ इस्लाम। वही चीज़ जो सैयद अली शाह गिलानी शहीद ने सिखाया हमें कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम की ताल्लुक से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस मौके पर तमाम जमातों के नुमाइंदों का कहना था कि हम अपनी जमाती वाबस्तगियों से बालातर होकर 1986 से कश्मीर काज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा बाहमी इत्तेहाद ही हमारी कामयाबी का ज़ामन है। उनका कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कौंसल जनरल ऑफ बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद ने कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हमारे मुल्क का रोशन चेहरा हैं। वो अपनी मुस्बत सरगर्मियों से पाकिस्तान के शानदार पहलू को उजागर कर सकते हैं। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को सियासी, सहाफ़ती और दीगर बरतानवी शोबों का हिस्सा बनाएं ताकि वो हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा बनवा सकें। गुज़श्ता रोज़ 92 न्यूज़ बर्मिंघम के नुमाइंदे आबिद काज़मी से बात करते हुए उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। बर्मिंघम का तो ये कहना चाहिए कि ये एक यूँ महसूस होता है जैसे मेरा दूसरा घर हो। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ अपने पाकिस्तानी नेशनल्स को और वो ब्रिटिश नेशनल जो पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ आके सेटल हो गए हैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है, तो यूँ महसूस होता है कि आप एक छोटे से पाकिस्तान में मौजूद हैं। बुनियादी मकसद काउंसलेट का जो है वो जो वहाँ पे मुकीम हमारे पाकिस्तानी नेशनल किसी दूसरे मुल्क में जहाँ पे काउंसलेट है वहाँ पे उनको सर्विसेज फराहम करना है जिनको हम काउंसलर सर्विसेज कहते हैं, जैसे वीज़ा हैं, पासपोर्ट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन है और दीगर दस्तावेज़ात के टेस्टेशन, वेरिफिकेशन। इसके अलावा अगर हमारा कोई सिटीज़न है किसी मसले का शिकार हो जाता है तो उसकी मदद करना। हमारा एक मैकेनिज़्म मौजूद है जी, और बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। शिकायत की बुनियादी वजह यही होती थी कि जी वो वक्त नहीं मिलना, लोगों को बहुत देर लग जाती थी क्यूज़ में लगने से। अपॉइंटमेंट सिस्टम अब आप देखिए ऑनलाइन हो चुका है, वीज़ा ऑनलाइन है, अभी पावर ऑफ अटर्नी भी ऑनलाइन हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत आसान हो गई हैं, तो उस वजह से शिकायत की मिकदार भी कम हो गई है। डेली बेसिस पे तो यहाँ आपको देखा लोग आते हैं। हमारा मकसद पहला तो यह है कि उनको अच्छी से अच्छी खिदमत फराहम की जाएँ, कि उन्हें यहाँ आके अच्छा महसूस हो, वो अच्छा फ़ील करें यहाँ आके, तो उससे एक बड़ा अच्छा लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरा जो है वो हम लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे तकरीबात मुनक्किद करते हैं, हमारी कम्युनिटी करती है, वहाँ आना जाना होता है, वहाँ से भी हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है। कोविड की वजह से हम ये तकरीबात उस तवातुर से नहीं होस्ट कर सके, ना ही कम्युनिटी में मैंने देखा कुछ ज़्यादा हो सका, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब रिस्ट्रिक्शंस मज़ीद
ایز ہوں گی اور یہ جو نئی ویو آئی ہے یہ کم ہو جائے گی تو ہم آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کمیونٹی کے ساتھ لنک جو ہے مزید بہتر ہو جائے گا جی. اچھا، ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے، اور جو نوجوان یہاں کے برٹش پاکستانی نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جی میسج اب دیکھیے وہ تو سبھی لوگ دیتے ہیں. میرا ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو لیکن جتنا وقت ہوا ہے اس دوران جو میں نے یہاں پہ کمیونٹی کو تھوڑا بہت سمجھا ہے یا سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا تو ایک ہی ہے کہ یہاں کے آپ سب لوگ پاکستان کے سفارتی نمائندے ہیں. میرا تو ایک آفیشیل کیپیسٹی ہے، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ جو پاکستان کا امیج کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جو تاثر یہاں ابھار سکتے ہیں وہ شاید میں اپنی سرکاری حیثیت میں اس اچھے طریقے سے نہ کر سکوں. تو اس کو بس ذہن میں رکھیے کہ آپ یہاں پاکستان کے نمائندے ہیں، پاکستان کو آپ یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ کریں گے پاکستان کو اس کا فائدہ یا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسکاٹ لینڈ میں برف باری کے ڈیرے، شدید برف باری سے سڑکیں بند ہو گئی، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسکاٹ لینڈ کے کئی علاقوں میں اس وقت شدید برف باری ہو رہی ہے. ایمیٹ پر برف باری کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں. رات بھر جاری رہنے والی برف باری کی وجہ سے کئی شاہراہیں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. میٹ آفس نے اسکاٹ لینڈ میں مزید برف باری اور سردی کے حوالے سے یلو وارننگ جاری کر دی ہے. شمالی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے بھی یہ وارننگ جاری کی گئی ہے. ٹریفک اسکاٹ لینڈ کی جانب سے کئی مقامات پر پھسلن کے باعث ٹریفک حادثات کی تصدیق کی گئی. متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اپنے مادر وطن میں آسان سرمایہ کاری کے لیے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں پاکستان پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. پراپرٹی ایکسپو میں UAE میں پاکستانیوں نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اظہار کیا. رپورٹ کر رہے ہیں مدثر خوشنود. کورونا وائرس کی پابندیاں نرم ہوتے ہی پاکستان میں سرمایہ کاری کے دروازے کھلنے لگے، معیشت پٹری پر آنے لگی. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں بغیر کسی خوف کے پراپرٹیز خریدنے کے لیے راہیں بھی کھلنا شروع ہو گئیں. گزشتہ روز پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں 2 روزہ پاکستان پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے سفارتی عملے سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شو کے مہمان خصوصی کونسل جنرل آف دبئی کونسلیٹ حسن افضل خان تھے، جنہوں نے ایکسپو کا باقاعدہ افتتاح کیا. ایکسپو کے آرگنائزرز معروف سیاسی و سماجی شخصیت میاں منیر ہانس کو شرکا کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور جائیداد خریدنے کے حوالے سے آگاہ کیا. ہم یہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں لے کر آئے ہیں ایک الحمدللہ پاکستان کے مختلف جو شہروں سے جو ڈیولپر ہیں اور ایسے پروجیکٹ کہ جس میں فلیٹس بھی ہیں، ولاز بھی ہیں، پلاٹ بھی ہیں اور ہر طرح کے جو اور مری کے ایون پروجیکٹ ہیں تاکہ ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں ہر شخص کو ایک مزدور شخص کو لے کر اور اہم ترین لوگوں تک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے 3 مرلہ سے لے کے اور اسٹوڈیو فلیٹ سے لے کے ہر طرح کے پروجیکٹ ہیں. پراپرٹی شو کے مہمان خصوصی کونسل جنرل دبئی کونسلیٹ حسن افضل خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نمائش کا UAE میں منعقد ہونا بہت ہی خوش آئند بات ہے. یہاں بہت بڑی کمیونٹی ہے جو پاکستان میں جاری پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے ایک بہت ہی اچھا ایونٹ کا ادھر انعقاد کیا، جس کے اندر مختلف پراپرٹی ایجنسیز کمپنیز کی طرف سے ادھر اوورسیز کمیونٹی کے لیے کافی اپرچونٹیز آپشنز ڈسپلے کی گئی ہیں. یہ بہت ہی خوش آئند ہے کیونکہ آف کورس یہاں سے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے اور اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بہت اشد ضرورت ہے اور اوورسیز کمیونٹی ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ایسٹ رہی ہے اسی نظریے سے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرتی. پراپرٹی شو کے آرگنائزر میاں منیر ہان، پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری اور شرکاء کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہی چاہیے کہ وہ دیار غیر میں اتنی محنت کرتے ہیں تو مادر وطن میں بھی ان کا گھر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے آج کل جو پاکستان کی اکانومی کو بھی اس سے بوسٹ ملے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو اوورسیز پاکستانیز یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں سے پاکستانی پراپرٹیز پرچیز کریں گے اور زر مبادلہ کی صورت پہ ہمارے پاکستان کو سپورٹ ملے گی. میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں سے پرچیز کریں وہ ساری چیزیں میک شیور کریں کہ اس پروجیکٹ کی NOCs، اس پروجیکٹ کی ڈیلیوری اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہاں پہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیولپرز آئے ہیں اور پروجیکٹس لے کے یہاں پہ مارکیٹ کرنے کے لیے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے
کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے اور لوگوں کا جو باہر کمیونٹی پاکستانی بیٹھی ہوئی ہے اس کا رجحان پاکستان کی طرف جو ہے بائنگ کا آئے، پرچیزنگ کا آئے، تاکہ اپنے ملک کے اندر جو ہے نا اس کا زر مبادلہ جتنا بھی آتا ہے اس کا بینیفٹ ہو، اور جو ہے کہ اپنے ملک کے اندر ان کی انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کو بھی سیکیور کریں۔ پاکستان میں پراپرٹی کے حوالے سے جتنے بھی ان کے خدشات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، یہ ماحول سازگار ہے۔ ایکسپو میں محمد اشرف خان، رادا سرفراز، جمیل اسحاق، سینئر صحافی سجاد اکبر خان سمیت دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی۔ بیلجیم کی 19 سالہ زارا روتھرفورڈ دنیا کی کمسن پائلٹ ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں، جو چھوٹے جہاز کے ذریعے سولو فلائٹ کرتے ہوئے دنیا کے گرد چکر لگانے کی مہم پر ہیں۔ زارا دنیا کے 57 ممالک کا وزٹ کریں گی۔ سعودی دارالحکومت ریاض پہنچنے پر سعودی حکام نے زارا کا استقبال کیا۔ بیلجیم کی کم عمر ترین خاتون پائلٹ سولو فلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کا چکر لگانے کی مہم پر ہیں۔ سعودی عرب پہنچنے پر ان کا بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ زارا نے بیلجیم سے 18 اگست 2021 کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور ان کے سفر کا اختتام بھی 13 جنوری 2022 کو واپس بیلجیم پہنچ کر ہوگا۔ وہ 51,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ورلڈ ریکارڈ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ سعودی عرب کے مشرقی شہر الحصہ میں تیسرے روایتی فلاور فیسٹیول 2022 کا آغاز ہو گیا ہے۔ پھولوں کے اس میلے میں شاہ سلمان کی پھولوں سے بنی تصویر نے شائقین کو اس کے فن مہارت پر داد دینے پر مجبور کر دیا۔ الحصہ کمشنری کے تیسرے روایتی فلاور فیسٹیول میں ہزاروں قدرتی پھولوں سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی تصویر انتہائی مہارت سے بنائی گئی ہے۔ فلاور فیسٹیول کے مرکزی پارک میں بنائی گئی تصویر کو دیکھ کر یہ گمان کرنا مشکل ہے کہ اسے قدرتی پھولوں سے بنایا گیا ہوگا۔ تصویر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پینٹنگ ہے۔ میلے میں آنے والوں کا کہنا ہے کہ تصویر کو اس قدر مہارت سے تیار کیا گیا ہے کہ اسے دیکھ کر فنکاروں کے کمال فن کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اسپین کا ایک خوبصورت تعارف، اس کے رنگا رنگ اور منفرد تہوار ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح اسپین کا رخ کرتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر منایا جانے والا جادوئی بادشاہوں کا تہوار بھی اپنی رونق کے باعث شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس تہوار کی رنگینیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں شاہد احمد شاہد اپنی رپورٹ میں۔ اسپین رنگا رنگ تہواروں کی سرزمین، جہاں آئے روز منفرد اور خوبصورت تہوار اپنی رنگینیاں بکھیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان تہواروں کا لطف اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سیاح اسپین کا رخ کرتے ہیں۔ ان دنوں سال نو کا مشہور تہوار دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس دلکش تہوار کا نام ریو ماغوس ہے، جو نئے سال کے آغاز پر بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسے جادوئی بادشاہوں کا تہوار بھی کہا جا سکتا ہے۔ دلکش بگیوں میں سوار بادشاہوں کا روپ دھارے بینڈ باجوں کے ساتھ ناچتے گاتے ایک بڑا قافلہ شہر کے مختلف راستوں سے گزرتا ہے۔ شہر بھر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے سڑک کی دونوں جانب جمع ہوتے ہیں اور تالیاں اور سیٹیاں بجا کر اس قافلے کا استقبال کرتے ہیں۔ مختلف تنظیمیں اور ادارے اپنے اپنے فلوٹ اپنے اپنے انداز میں بڑے اہتمام سے سجاتے اور قافلے کے ہمراہ چلتے ہیں۔ یہ مناظر قابل دید اور قابل اعتاد ہوتے ہیں۔